जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th साइकोलॉजी चैप्टर 1। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर साइकोलॉजी लाइए, क्योंकि यूट्यूब पर आर्ट्स क्लास की बहुत ही कम टीचर हैं जो साइकोलॉजी के क्लासेस कराते हैं। तो अनेक बच्चों का डिमांड पर मैं साइकोलॉजी का चैप्टर 1 लाया हूँ। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए, मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी चैप्टर 1। एंड साइकोलॉजी चैप्टर 1 में क्या है? मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। ये मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, तो जितने भी व्यक्ति हैं उनके गुण, उनके चरित्र, उन सब में क्या है? अलग अलग पाया जाता है। गुण, चरित्र, स्वभाव, ये सब अलग अलग पाया जाता है, यानी भिन्न भिन्न पाया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऊपर क्या है। मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, इसका परिचय हम लोग कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका हम लोग परिचय कर लेते हैं। जो कि फर्स्ट में है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। 2 में है, इसी चैप्टर में है, एक ही चैप्टर में। ठीक है, 2 में है बुद्धि। बुद्धि को पढ़ेंगे, अनेक प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे, बुद्धि क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। उसके बाद पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। उसके बाद पढ़ेंगे बुद्धि पर संस्कृति का प्रभाव। उसके बारे में बुद्धि का माप और बुद्धि परीक्षण क्या होता है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे भारत में विकसित कुछ बुद्धि परीक्षण। उसके बाद पढ़ने वाले हैं बुद्धि संबंधी कुछ मुख्य प्रत्यय। उसके बाद पढ़ने वाले हैं बुद्धि में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतः क्रियाएं। सृजनात्मकता क्या होता है, इस सब को पढ़ेंगे, जितने भी आया है। अभिक्षमता, इसको पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बालक, ये सब जितने भी हैं पॉइंट, इस सब को पढ़ेंगे। तो हम लोग इसका परिचय कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इस अध्याय में व्यक्तिगत विभिन्नता, ख बुद्धि परीक्षण, पर्यायवाची शब्द, भारतीय दृष्टिकोण से बुद्धि में विचार, बुद्धि संबंधी विचार, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि पर संस्कृति का प्रभाव, इस सब को हम लोग पढ़ने वाले हैं। भारत में विकसित कुछ बुद्धि परीक्षण, बुद्धि संबंधित कुछ मुख्य प्रत्यय, बुद्धि में आंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रियाएं, सृजनात्मकता, अभिक्षमता, प्रतिभाशाली बालक के अर्थ, विशेषताएं एवं उसकी शिक्षा, मंदबुद्धि बालकों का अर्थ, उसकी विशेषताएं, इसमें जितना भी है इस सबको बताए हैं अभी, सबको हम लोग इस चैप्टर में, इस पाठ में क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। देखिए मैं बता देता हूँ इसको। देखिए दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उसके विचार, व्यवहार, बुद्धि आदि में क्या होता है? अंतर पाया जाता है, जिसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। क्या दुनिया में पहले क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, किसे कहते हैं? ठीक है, तो इस क्या बोलता है, दुनिया में क्या बोलता है, जितने भी मानव है, जितने भी व्यक्ति हैं, उनके विचारों में, गुणों में, बुद्धि में अंतर पाया जाता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। क्या उससे बुद्धि क्या कहते हैं? उससे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो, इसको देखिए आप लोग, क्या है? मानव गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नता है। मानव गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नता है। क्या है? विविधताएं मुख्यतः शारीरिक एवं मानसिक गुणों, बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तिगत अभिरुचि एवं मूल्य में पाई जाती है। जो विभिन्नताएं है वो शरीर से भी भिन्न भिन्न होता है, मानसिक यानी बुद्धि से भी भिन्न होता है। अभिक्षमता क्या होता है, इसी को बताएंगे। अभिक्षमता से भिन्न होता है, अभिरुचि से भी भिन्न होता है। ठीक है, इसको पढ़ना है। देखिए, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या है?
व्यक्तिगत विभिन्नता के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जो बोल रहा है मानव गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसको बोलिएगा व्यक्तिगत विभिन्नता के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। और एक एक विशेषता है शारीरिक गुण एवं बनावट। शारीरिक गुण एवं बनावट, देखिए सभी व्यक्तियों की शारीरिक बनावट अलग अलग होती है। जितने भी व्यक्ति हैं उनकी शारीरिक बनावट क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे में कोई व्यक्ति लंबा होता है, कोई व्यक्ति मोटा होता है, और कोई व्यक्ति काला होता है, कोई व्यक्ति गोरा होता है। यानी शारीरिक विभिन्नता क्या उसका अलग अलग होता है। शारीरिक गुण एवं बनावट उसका अलग अलग होता है, जिसे क्या कहते हैं, शारीरिक गुण एवं बनावट। ठीक है, ये वो विशेषता हो गया मानव गुण के व्यक्तिगत विशेषताएं। अब पढ़ने वाले हैं 2 नंबर, यानी 2 में, यानी बुद्धि भी अलग अलग होती है। जितने भी लोग हैं उनकी बुद्धि भी अलग अलग होती है। बुद्धि, देखिए सभी व्यक्ति है, या बोलिएगा जितने भी व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि में भिन्न भिन्न अंतर पाया जाता है। जैसे में कोई व्यक्ति तेज पाया होता है, कोई व्यक्ति मंद बुद्धि वाले होता है, कोई व्यक्ति सामान्य बुद्धि वाला होता है। ठीक है, यानी जितने भी व्यक्ति हैं उनको उनके बुद्धि में अंतर पाया जाता है। ठीक है, यानी जितने भी व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि भिन्न भिन्न होती है। जैसे में कोई व्यक्ति तेज हो जाएगा, कोई व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाएगा, कोई व्यक्ति सामान्य होगा। अब अभिक्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने वाले अभिक्षमता। अब अभिक्षमता क्या होता है, इसके क्या बोलते हैं विभिन्नताएं, इसमें पढ़ते हैं। देखिए अभिक्षमता हो गया, सभी व्यक्तियों की अभिक्षमता भिन्न भिन्न होती है। ऐसे बोल दीजिएगा सभी व्यक्तियों की अभिक्षमता भिन्न भिन्न होती है। जैसे में कोई डॉक्टर बनने की अभिक्षमता है, कोई किसी को इंजीनियर बनने की अभिक्षमता है। ठीक है, कोई की पायलट बनने की अभिक्षमता है, यही होता है। ठीक है, अभिक्षमता। अब क्या है अभिरुचि, क्या है अभिरुचि। अभिरुचि क्या है, देखिए सभी व्यक्तियों की इच्छा भिन्न भिन्न होती है। जैसे में क्रिकेट खेलने, फिल्म देखने की इच्छा, गाना गाने की इच्छा, नाचने की इच्छा। ठीक है, अब बोलिएगा आप लोग से अभिक्षमता और अभिरुचि तो मिलता जुलता लग रहा है, क्योंकि इसमें भी जैसे में डॉक्टर बनने की अभिक्षमता हो गया, इंजीनियर बनने की अभिक्षमता हो गया। ठीक है, इसमें भी क्या बोलते हैं अपनी क्षमता का प्रयोग, अभिक्षमता का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है अभिरुचि, इसमें रुचि है हमको, यानी खेलने में रुचि है। ठीक है, फिल्म देखने में रुचि है। इसमें क्षमता की बात नहीं हो रहा है, जो हम कितना हमको क्षमता है हम कर सकते हैं, क्षमता बताई जा रही है। तो अभिक्षमता अभिरुचि, यानी इच्छा है तो अभिरुचि। ठीक है, और क्या है 5 नंबर में है व्यक्तित्व। इन सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न होता है। जितने भी व्यक्ति हैं उनका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। जैसे में पहनावा ओढ़ावा, बोली विचार, खान पान इत्यादि, यानी सभी लोगों का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। जैसे में किसी का खाना अलग होता है, बहुत ही ब्रांड खाना खाता है, कोई बहुत ही क्या बोलते हैं कम दाम वाला खाना खाता है। जैसे में पहनावा, कोई अमीर हो तो अच्छा कपड़ा पहनता है, कोई गरीब हो तो थोड़ा क्या बोलते हैं खराब कपड़ा पहनता है। ठीक है, और क्या है बस 5 को लिख दिया, 6 को कोई मूल्य है, यानी सभी व्यक्तियों का मूल्य अलग अलग होता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक धार्मिक मूल्य विभिन्नता पाई जाती है। अब क्या है, अब क्या है, अब है मूल्यांकन की विधियाँ। मूल्यांकन की विधियाँ, ठीक है, क्या है ऊपर हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि किन किन गुणों में व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि उपयुक्त गुणों के विभिन्नताओं का मूल्यांकन करने की विधियाँ क्या है, जांचने की उसकी मूल्यांकन करने की विधियाँ क्या है। मूल्यांकन करने की विधियाँ मुख्यतः निम्नलिखित है। ठीक है, जैसे में क्या है शारीरिक एवं चिकित्सा संबंधी जांच, उसकी मूल्यांकन कैसी बुद्धि है उसकी जांच करने के लिए शारीरिक एवं चिकित्सा संबंधी जांच।
क्या है, आप पढ़ते हैं इसको। व्यक्तियों के शारीरिक विभिन्नता की जांच करने के लिए अनेक क्या है, विधियां हैं। जैसे में व्यक्तिगत अध्ययन। देखिए, इस विधि के द्वारा व्यक्तियों के मनो सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों के अध्ययन गहनता से किया जाता है और उसके विभिन्न तरह के गुणों के विकास के बारे में मनोवैज्ञानिक इतिहास तैयार किया जाता है। इस विधि का उपयोग ज़्यादातर पैदानिक उद्देश्यों से किया जाता है, यानी उसकी बुद्धि के जानने के लिए उसके आसपास के लोगों से क्या गहनता से उसकी बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसके बारे में उसकी बुद्धि का पता चल सके। अब क्या है, प्रेक्षण विधि। मूल्यांकन की विधि क्या है, एक दो में 3 में प्रेक्षण विधि, यानी व्यक्तित्व के जीवन में घटित घटनाओं का इस विधि से अध्ययन कर उनका व्यक्ति व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ एवं संगठित विवरण तैयार किया जाता है। इस अभिलेख को तैयार करने में प्रेक्षण कई तरह के नियंत्रण को ध्यान में रखता है, यानी व्यक्ति के जीवन में जितने भी घटनाएं होती है उसके बारे में अध्ययन कर उसके बुद्धि का पता लगाया जाता है, यानी व्यक्ति के जितने भी जीवन में घटना घटी है उसको अध्ययन कर उसके बुद्धि का पता लगाया जाता है। आत्म प्रतिवेदन विधि द्वारा प्रतिवेदन, इस विधि का उपयोग ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वयं के संदर्भ में सूचना देने में करता है। ऐसा करने में वह व्यक्ति तो डायरी या मनोवैज्ञानिक परीक्षण या साक्षात्कार का उपयोग कर सकता है। इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने बारे में सूचना देता है, जिससे उसके बुद्धि का पता लगता है। साक्षात्कार। इस विधि का उपयोग उपभोक्ता सर्वेक्षण एवं तत्कालीन महत्व राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का अध्ययन करने में किया जाता है। इस विधि का उपयोग कर्मचारी के चयन के लिए भी किया जाता है। देखिए, साक्षात्कार, इस विधि का उपयोग उपभोक्ता सर्वेक्षण एवं तत्कालिक जो जरूरी काम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का अध्ययन करने में किया जाता है। इस विधि का उपयोग कर्मचारी के चयन के लिए भी किया जाता है। साक्षात्कार, यानी उससे डायरेक्टली साक्षात्कार तक पूछ लिया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग विशेषकर बुद्धि एवं अभिक्षमता, व्यक्तित्व, अभिरुचि एवं मूल्य को पता लगाने में किया जाता है। साथ ही साथ इस विधि के द्वारा निर्देशन, कार्मिक चयन एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में काफ़ी सहायता मिलती है। देखिए, इस विधि द्वारा व्यक्ति के अभिक्षमता एवं बुद्धि, अभिरुचि का प्रयोग पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण, इस विधि का उपयोग व्यक्ति के बुद्धि, अभिक्षमता एवं व्यक्तित्व, अभिरुचि को पता लगाने में किया जाता है। चलिए, अब क्या है, अब टॉपिक क्या है, क्या हेडिंग है? अब हेडिंग है बुद्धि, यानी बुद्धि क्या होता है, बुद्धि की परिभाषा। अब इसका बुद्धि का परिभाषा देना होगा। बुद्धि की परिभाषा, यानी बुद्धि क्या होता है, चलिए बताइएगा। देखिए, बुद्धि हमारी मानसिक क्षमता है। ठीक है, इसको ऐसे बोल दीजिएगा, वैसी मानसिक क्षमता जिसके द्वारा सभी प्रकार के कार्यों का सही ढंग से संचालन किया जाता है, यानी पूरा किया जाता है, उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि क्या है, यानी वैसी मानसिक क्षमता जिसके द्वारा सभी प्रकार के कार्यों का सही ढंग से संचालन किया जाता है,
उसे बुद्धि कहते हैं। यानी बुद्धि है आपके पास तभी ना कोई काम अच्छे से कर पाते हैं, नहीं रहता तो नहीं कर पाते। ठीक है, तो यही बुद्धि का परिभाषा है। वैसी मानसिक क्षमता जिसके द्वारा सभी प्रकार के कार्यों का सही ढंग से संचालन यानी पूरा किया जाता है, उसे बुद्धि कहते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। देखिए, बुद्धि का परिभाषा अनेक व्यक्तियों ने दिया, जैसे मैं अपना अपना बुद्धि परीक्षण दिया। ठीक है, परिभाषा तो जैसे में देख लीजिए किसने और कौन कौन दिया बुद्धि का परिभाषा। एक में है एडवर्ड, दो में है स्टर्न, और तीन में है मन, चार में है टर्मन। ये जितने भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वे सब बुद्धि का परिभाषा दिया। ठीक है, और भी नाम है वेसलर, स्पीयरमैन, थ्रस्टन, इन सब का क्या बोलते हैं बुद्धि अलग अलग बताया गया है। ठीक है, हिलगार्ड, जितने भी है व्यक्ति इन सब का बुद्धि परीक्षण अलग अलग बताया गया है, जो कि हम लोग अगले पेज में पढ़ने वाले हैं। अब देख लीजिए बुद्धि का परिवाची शब्द क्या होता है। ये आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव में बहुत ही सहायता करेगा। बुद्धि का परिवाची शब्द देखिए, किताब पढ़ने से क्या होता है, हम लोग सबको अच्छे तरीके से पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं, क्योंकि इस किताब को पढ़ने से हम लोगों को बिहार बोर्ड में जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बहुत ही सहायता मिलेगा इससे। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, याद करते रहिएगा, जितने भी टॉपिक बता रहे हैं एक कापी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम देना है 2024 में, जिसकी तैयारी बहुत ही इसमें अच्छी तरीके से कराई जा रही है। तो आप लोग जुड़िए और क्लास कीजिए। देखिए क्या है बुद्धि के प्रवाची शब्द, यानी बुद्धि के उल्टा शब्द क्या होता है, उसका प्रवाची शब्द क्या होता है। प्रवाची शब्द अलग अलग होता है सभी का। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो बुद्धि का प्रवाची शब्द बहुत सारा होता है, जैसे में हो गया यहाँ पे, ये जब हम पढ़े थे तो इस सब को क्या किए थे, इसको हेडलाइट किए थे। जब हम पढ़ रहे थे तो इसको हेडलाइट किए थे। आप लोग को हेडलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा किताब में, आप लोग लगा लीजिएगा, इसी में से हाईलाइट कर लीजिएगा। एक में है प्रतिभा, दो में है क्षमता, तीन में है तेजस्वी होना, चार में है योग्यता, और पाँच में है कुशाग्रता, छः में है तीक्ष्णता, और सात में है परिज्ञान का बोध, और पाँच में है मानसिक प्रखरता, और छः में है चातुर्य। ये सब क्या है बुद्धि के प्रवाची शब्द हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये भारतीय दृष्टिकोण से बुद्धि संबंधित विचार, यानी अलग अलग सबका विचार है, इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग। बुद्धि के प्रकार, या हम लोग बुद्धि पढ़ लिए थे, बुद्धि क्या होता है, यानी बुद्धि बताए थे वैसी मानसिक क्षमता जिसके द्वारा सभी प्रकार के कार्यों का सही ढंग से संचालन किया जाता है, उसे बुद्धि कहते हैं। आप लोग अपने भी अनुसार बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दीजिएगा, आप लोग किसी भी कार्यों को हम लोग अच्छे तरीके से कर पाते हैं तथा सोच पाते हैं किसी चीज़ को के बारे में, उसे बुद्धि कहते हैं। अपने भी तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जो मैं जो लिखवाऊँगा उसको ही करना है। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड में, तो आप लोग 30 शब्द हो उससे ज़्यादा आप लोग लिखिएगा, 30 से 40 तक लिखिएगा। और जो हम इसमें बताएंगे, मान लीजिए 30 तक हम शब्द दिए हैं, एक प्रश्न का कोई उत्तर 30 है, तो उसको अपने भी अनुसार से जोड़ कर लिख सकते हैं लास्ट में। ठीक है, चलिए एक में तो हम लोग पढ़े थे बुद्धि क्या होता है। अब बुद्धि के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बुद्धि के क्या बोलते हैं, बुद्धि के मुख्यतः तीन प्रकार है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक ने अनेक प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है, जिसमें नीचे तीन मुख्य मुख्य प्रकार की बुद्धि की चर्चा हम करेंगे। यानी मनोवैज्ञानिक ने अनेक प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन मुख्य प्रकार की बुद्धि को। ठीक है, एक में है
सान्वेगिक बुद्धि। और सान्वेगिक बुद्धि क्या होता है इसको पढ़ते हैं, ठीक है। यानी यह क्या है, यह बुद्धि के भावनात्मक पक्ष से संबंधित है। यह यह बुद्धि के भावनात्मक पक्ष से संबंधित है। अपने एवं दूसरे के स्वयंगों को समझने, नियमित करने, उसके प्रकटीकरण, मूल्यांकन एवं नियंत्रण को सान्वेगिक बुद्धि कहते हैं। देखिए इसमें आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ सान्वेगिक बुद्धि होता क्या है, ठीक है। ये सान्वेगिक बुद्धि वैसा बुद्धि है जिसके द्वारा दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। वैसी बुद्धि जिसके द्वारा दूसरे की भावनाओं को समझते हैं उसे सान्वेगिक बुद्धि कहते हैं। यानी हम दूसरे की भावनाओं क्या कहना चाहता है उसको हम समझ पाते हैं, उसे सान्वेगिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है। यानी वैसी बुद्धि जिसके द्वारा दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझते हैं उसे सान्वेगिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। सर्वप्रथम 1990 में सैलावे एवं मेयर ने सान्वेगिक बुद्धि को परिभाषित किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसको आप लोग एक नोट्स इसका आप लोग एक नोट्स बना दीजिएगा या अलग कापी होगा, उसमें एक एक ऑब्जेक्टिव जितना भी है जो हाईलाइट किया गया है इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी 1990 में सर्वप्रथम सैलावे एवं मेयर ने सान्वेगिक बुद्धि का परिभाषित किया, ठीक है। कितना में 1990 में किसने किया तो सैलावे एवं मेयर ने, ठीक है। चलिए और दो में क्या है, एक में तो हम लोग सान्वेगिक बुद्धि पढ़ लिए और दो में क्या है व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि क्या होता है इसमें बताया ही जा रहा है व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। व्यवहारिक बुद्धि क्या होता है इसे पढ़ लेते हैं। व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने में करता है। सामाजिक जीवन या परिवेश में मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं आती है जिसका समाधान करने के लिए वह प्रयास करता है। व्यवहारिक बुद्धि इसमें सहायता करती है। जिस व्यक्ति में व्यवहारिक बुद्धि ज़्यादा होगी वह अपने जीवन की समस्याओं का समाधान जल्द और आसानी से कर पाएगा। यानी जब कोई समस्या खड़ी होती है तो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, उसका बुद्धि का व्यवहार क्या है, ठीक है। यानी इसको व्यक्ति के व्यवसायिक परिवेश में भी उसे कई समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। व्यक्ति के व्यवसाय यानी जो कार्य होता है उसमें भी अनेक समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। जैसे में व्यवसाय से संबंधित कार्यों का ठीक से समझने और करने में भी इस बुद्धि का अत्यधिक योगदान होता है। अपने साथ काम करने वाले दूसरे लोगों के साथ सामाजिक अभियोजन करने की क्षमता व्यवहारिक बुद्धि की देन है। अब इतना तो आप लोग समझ में नहीं आएगा, नहीं आया। यानी व्यवहारिक बुद्धि क्या होता है इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। व्यवहारिक बुद्धि बोलिएगा ऐसे, वैसी बुद्धि जिसमें कोई व्यक्ति अपने व्यवहारों का उचित प्रयोग करके, यानी वैसी बुद्धि या वैसा बुद्धि जिसमें कोई व्यक्ति अपने व्यवहारों का उचित प्रयोग करके यानी सही प्रयोग करके अपने अपने जीवन की समस्याओं का समाधान निकालता है। यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन की समस्याओं जितने भी समस्याएं जीवन में आई होती है उसका समाधान निकालता है, उससे व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है। अब एक बार और सुन लीजिए वैसा बुद्धि जिसमें कोई व्यक्ति अपने व्यवहारों का उचित प्रयोग करके जीवन की समस्याओं का समाधान निकालता है उससे व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है और तीन में है आध्यात्मिक बुद्धि। अब आध्यात्मिक बुद्धि क्या है, तीन में है आध्यात्मिक बुद्धि। इतना बड़ा है तो मैं अपने अनुसार से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा पेज है इसका। देखिए आध्यात्मिक बुद्धि क्या है, आध्यात्मिक बुद्धि वैसी बुद्धि है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन की कर्तव्य और मूल्य की पहचान करता है, उसे आध्यात्मिक बुद्धि कहते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि क्या है, यानी
कोई व्यक्ति अपने जीवन की कर्तव्य और मूल्य की पहचान करता है, उससे अत्याधिक क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि कहते हैं। यानी वो अपने जीवन के कर्तव्य को समझे, अपने मूल्य की समझे, मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, उसे क्या कहते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि कहते हैं। देखिए ये चैप्टर एक्सप्लेन हो जाएगा, उसके बाद में सब क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा, इसका कोई आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जो पढ़ा रहा है उसको पढ़िए आप। अब क्या हेडिंग है, अब हेडिंग है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत देखिए एक मिनट। मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के कई सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। हम उनको दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। ये मनोवैज्ञानिक ने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, ठीक है। जैसे मैं एक फॉर्म में है प्राचीन एवं नया आधुनिक सिद्धांत। प्राचीन सिद्धांत, नया सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, ठीक है। देखिए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको देख लेंगे। ये नया सिद्धांत में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुव्यक्तित्व सिद्धांत के, ठीक है। नया एवं आधुनिक सिद्धांत के बाद, ठीक है। नया एवं आधुनिक सिद्धांत में तो किसका किसका सिद्धांत है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। एक में है गार्टनर का, एक में स्टर्नबर्ग का, और दो में है स्टर्नबर्ग का, तीन में है दास नागरिरी एवं क्रीबी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं गार्डनर के सिद्धांत, ठीक है। उसके पढ़ेंगे स्टर्नबर्ग के सिद्धांत, और तीन में पढ़ेंगे दास नागरिनी और क्रीबी का सिद्धांत, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसका। देखिए एक में था गार्डनर, यानी गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत। गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। देखिए गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं। ये गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित 8 प्रकार की बुद्धि होती है। जो गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत था, जो गार्डनर के अनुसार बुद्धि है वो कितने प्रकार की है, 8 प्रकार की है। गार्डनर के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि है, 8 प्रकार के। एक में भाषिक बुद्धि, दो में है तार्किक गणितीय बुद्धि, और तीन में है देशगत बुद्धि, और चार में है संगीत परक बुद्धि, और पांच में है शारीरिक गति संवेदना परक बुद्धि, और छः में है अंत व्यक्तित्व बुद्धि, और छः में है व्यक्तित्व बुद्धि, और आठ क्या बोलते हैं, सात नहीं, आठ में है प्रकृति विषयक बुद्धि, ठीक है। यानी गार्डनर के अनुसार कितने प्रकार के बुद्धि होते हैं, तो 8 प्रकार के बुद्धि होते हैं। यानी सबका बुद्धि सिद्धांत अलग अलग है। गार्डनर का अलग है, स्पीयर का अलग है, थ्रस्टन का अलग है, ठीक है। तो गार्डनर के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि है, 8 प्रकार के। तो एक में है क्या, भाषिक बुद्धि। पूछेगा गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के बारे में बताएं, जो प्रश्न नंबर या क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको आप लोग लिखिएगा। गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत को 8 भागों में बांटा गया है, और एक में क्या है, भाषिक बुद्धि। भाषिक बुद्धि क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। यानी भाषिक बुद्धि वैसी बुद्धि जिसमें कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने, बात करने, सुनने आदि के प्रति इच्छा रखता है, उसे भाषिक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषिक बुद्धि कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने, बात करने, सुनने, और ये क्या बोलते हैं, लिखने पढ़ने आदि में क्या करता है, रुचि रखता है, यानी उसका इच्छा हो, उसे क्या कहते हैं, भाषिक बुद्धि कहते हैं। और दो में क्या है, दो में है तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि, इसको अपने अनुसार से लिख लीजिएगा, ठीक है। बता देते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये वैसा बुद्धि जिसमें कोई व्यक्ति, ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसा बुद्धि जिसमें कोई व्यक्ति गणित समस्याओं के प्रति रुचि रखता है, उसे तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। जैसे में गणितज्ञ, गणित के छात्र हो जाएगा, यानी जिसको गणित के समस्याओं को समाधान करने की क्या बोलते हैं, रुचि रहती है, उसे क्या कहते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। और चार में है देशगत बुद्धि। देशगत बुद्धि क्या होता है, देशगत बुद्धि वैसी बुद्धि है जिसमें कोई व्यक्ति सेवा के कार्यों के प्रति अभिरुचि रखता है। यानी कोई व्यक्ति सेवा करने की, यानी कि जितने भी देश में है किसी भी कार्य में सेवा करने की
प्रति अभिरुचि रखता है उसे देशगत बुद्धि कहते हैं। जैसे में डॉक्टर बन के सेवा करना, इंजीनियर बनकर सेवा करना, शिक्षक बनकर सेवा करना, ड्राइवर भी बनकर सेवा किया जाता है, ड्राइवर बनकर लोगों को इधर पहुंचाया जाता है इधर से उधर। यानी क्या है, वो देशगत बुद्धि है। इसको आप लोग बोल दीजिएगा, वैसा बुद्धि जिसमें कोई व्यक्ति सेवा के कार्यों के प्रति अभिरुचि रखता है उसे देशगत बुद्धि कहते हैं। जैसे में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक इत्यादि। और 5 में क्या है, शारीरिक गति संवेदना परक बुद्धि। शारीरिक गति यानी इसमें शरीर के बारे में बताया गया है, कार्य के बारे में, गति, शरीर और गति। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। इसको बोलिएगा, वैसा बुद्धि जिसमें कोई व्यक्ति अपने शरीर को गति में रखना पसंद करता है। वैसी बुद्धि जिसमें कोई व्यक्ति अपने शरीर को गति में रखना पसंद करता है उसे शारीरिक संवेदना परक बुद्धि कहते हैं। जैसे में धावक यानी दौड़ने वाला, नर्तक यानी नाचने वाली, खिलाड़ी यानी खेलने वाला, ये सब क्या है, अपने शरीर को गति में रखता है, गति में रखना पसंद करता है, उसे क्या कहते हैं, शारीरिक गति संवेदना परक बुद्धि। और 6 में है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। अब एक क्या है, इसको बोलिएगा, वैसी बुद्धि जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे की भावनाओं की समझ, क्या बोलते हैं, भावनाओं की समझने के प्रति अभिरुचि रखता है उसे अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि कहते हैं। जैसे में नेता, शिक्षक हो जाएगा, दुकानदार हो जाएगा, यानी दूसरे की जो भावनाओं को समझने के प्रति क्या करता है, अभिरुचि रखता है, उसे क्या कहते हैं, कहा गया अंत व्यक्तित्व बुद्धि कहते हैं। जैसे में हो गया शिक्षक, यानी शिक्षक जो विद्यार्थी होता है उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसकी भावनाओं को समझकर वही चीज़ क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, और दुकानदार, दुकानदार आप लोग दुकान पे जाते हैं तो आपकी बातों को समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, तब वो कोई सामान आपको देते हैं। ठीक है, जैसे में नेता हो गया, नेता आपकी भावनाओं को समझता है, आपके भावनाओं को जानता है, इसलिए वो क्या करता है, बाजी मान लेता है, आपके प्रति कार्य भी करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, उतना नहीं करता है ना, पर फिर भी है, क्या है। अब है व्यक्तित्व बुद्धि, व्यक्तित्व बुद्धि। अब व्यक्तित्व बुद्धि क्या है, इसमें ये वैसी बुद्धि है जिसमें व्यक्ति अपने बारे में समझने की अभिरुचि रखता है, यानी वे खुद के बारे में जानने की अभिरुचि रखता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तित्व बुद्धि कहते हैं। जैसे में महात्मा, जो महात्मा है, संत है, ऋषि है, तपस्या जो करते हैं वो है तपस्वी। ये महात्मा जो है वो अपने आप के बारे में जानते हैं, महान है। संत है, साधु संत है, वो भी अपने महान है। ऋषि मुनि है, वो भी है, यानी अपने बारे में समझने की क्या रखता है, अभिरुचि रखता है। इसको ऐसे बोलिएगा, वैसी बुद्धि जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में समझने की अभिरुचि रखता है उसे व्यक्तिक बुद्धि कहते हैं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिक बुद्धि कहते हैं। जैसे महात्मा, संत। और 8 में है प्रकृति विषयक बुद्धि। ये सिंपल सी है, प्राकृतिक विषय बुद्धि, यानी कोई व्यक्ति पर्यावरण के प्रति रुचि रखता है उसे प्राकृतिक विषयक बुद्धि कहते हैं। जैसे में किसान हो गया, जो पर्यावरण से जुड़ा रहता है, किसानी से, खेती बाड़ी से। शिकारी हो गया, जीव हो गया। ठीक है, इसको ऐसे बोल लीजिएगा, वैसी बुद्धि जिसमें कोई व्यक्ति पर्यावरण के प्रति रुचि रखता है उसे प्राकृतिक विषयक बुद्धि कहते हैं। जैसे में किसान, शिकारी, जीव जंतु। ठीक है, अब है 2 नंबर में क्या है, अब स्टर्नबर्ग के बुद्धि सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टर्नबर्ग के बुद्धि सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। क्या है, स्टर्न का बुद्धि का तृतीयक सिद्धांत, यानी स्टर्नबर्ग ने 1995 में बुद्धि के एक सिद्धांत को प्रकाशित किया जिसको बुद्धि का तृतीय सिद्धांत कहा जाता है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यानी स्टर्नबर्ग ने 1985 में बुद्धि के एक सिद्धांत का प्रतिपादित किया जिसको बुद्धि के तृतीयक सिद्धांत कहा जाता है। बुद्धि के तृतीयक सिद्धांत किसे कहा जाता है? स्टर्नबर्ग को। ठीक है, अब इसके पढ़ लेते हैं। स्टर्नबर्ग के कितने बुद्धि सिद्धांत है? यानी 3 है, इसका बता ही दिया गया। इनका 3 है बुद्धि सिद्धांत। यानी स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के निम्नलिखित 3 श्रेणियों का वर्णन किया है, यानी 3 भागों में बांटा गया है। इनके अनुसार, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि सिद्धांत कितने हैं? 3 है। एक में है विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या है? देखिए, अब विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या है? ये विश्लेषणात्मक बुद्धि जिसमें किसी व्यक्ति की शिक्षा और गुणवत्ता उच्च होती है, यानी हाई क्वालिटी में होती है, उसे विश्लेषणात्मक बुद्धि कहते हैं। इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा, वैसी बुद्धि जिसमें किसी व्यक्ति का शिक्षा और गुणवत्ता उच्च होती है या होता है, उसे विश्लेषणात्मक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, और 2 में है सृजनात्मक बुद्धि। क्या है? सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि, अभी इससे सृजनात्मक बुद्धि क्या किसे कहते हैं? इसको आप लोग सिंपली बोल दीजिएगा, वैसी बुद्धि जिसके द्वारा कोई व्यक्ति प्रतिदिन नए नए गुणों का ग्रहण करता है, उसे सृजनात्मक बुद्धि कहते हैं। सृजनात्मक बुद्धि कहते हैं, यानी कोई व्यक्ति प्रतिदिन नए नए गुणों का ग्रहण करता है, उसे सृजनात्मक बुद्धि कहते हैं। और 3 में क्या है? तो 3 में है व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि किसे कहते हैं? इसको आप लोग सिंपली बोल दीजिएगा क्या? वैसी बुद्धि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने या दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार प्रकट करता है, उसे व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। उसका व्यवहार अच्छा है, यानी वैसी बुद्धि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने या दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार प्रकट करता है, उसे व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं, यानी उसमें व्यवहार है। अब देखिए, इनका तो सूद गया। स्टर्नबर्ग का कितने सिद्धांत थे बुद्धि के? तो स्टर्नबर्ग के 3 सिद्धांत, और गार्डनर कितने सिद्धांत थे? तो उनका था 8 सिद्धांत। अब पढ़ने वाले हैं दास नागलिरी एवं क्रीबी का बुद्धि के 5 सिद्धांत। ठीक है, इनके बारे में। तो 1994 में दास नागलिरी एवं क्रीबी ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसे दास के नियोजन, अवधान, समकालीन तथा अनुकूलित मॉडल से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, दो दास नागलिरी एवं क्रीबी का बुद्धि सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है। देखिए, जो दास नागलिरी एवं क्रीबी का बुद्धि सिद्धांत था, वो क्या है? 5 सिद्धांत है। 5 सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, इसको आप लोग ऐसे बोल दीजिएगा, बुद्धि के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन 1994 में दास नागलिरी एवं क्रीबी ने किया, जिन्होंने बताया कि इसमें नियोजन, अवधान, समकालीन तथा अनुक्रमित क्रिया सम्मिलित है। अर्थात इसको ऐसे बोल दीजिए, अर्थात मस्तिष्क किसी भी कार्य को करने में बुद्धि के पर निर्भर होता है। ठीक है, दास नागलिरी 1994 में बुद्धि के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ठीक है, चलिए अगले इसी पे हेडिंग पे चलते हैं। बुद्धि पर संस्कृति का प्रभाव, यानी बुद्धि पर संस्कृति का प्रभाव क्या पड़ता है? जहाँ व्यक्ति अपना जीवन बिताता है, उसकी बुद्धि किस प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा हेडिंग है। ये बुद्धि एवं संस्कृति में गहरा संबंध है। जो बुद्धि है और संस्कृति में जीवन यापन है, उसमें गहरा संबंध है। मनुष्य जिस प्रकार के संस्कृति में अपना जीवन यापन करता है,
यानी मनुष्य जिस प्रकार के संस्कृति में, माहौल में अपना जीवन यापन करता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार की हो जाती है। अर्थात अच्छे संस्कृति से बुद्धि का विकास सर्वोत्तम होता है। यानी अच्छा संस्कृति हो वहाँ बुद्धि का विकास अच्छा होता है, यानी सर्वोत्तम होता है। वहीं गलत या खराब संस्कृति से बुद्धि का विकास नकारात्मक होता है। यानी जिस प्रकार का संस्कृति होगा वहाँ जिस प्रकार की बुद्धि भी होगा, और जिस प्रकार का बुद्धि होगा वहाँ जिस प्रकार का संस्कृति भी हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, ये अब हम लोग का हेडिंग है बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण, ना क्या बोलते हैं, बुद्धि माप है, बुद्धि परीक्षण एवं बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताएं। यानी बुद्धि परीक्षण यानी बुद्धि की जांच कैसे होता है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बुद्धि मापन के संबंध में गाल्टन महोदय का नाम उल्लेखित है। बुद्धि के संबंध में गाल्टन महोदय का नाम क्या है, उल्लिखित है, प्रचलित है। ठीक है, अब देखिए उसको छोड़िए, क्या है, बच्चों की बुद्धि की जांच के संबंध में सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने 1896 में काम किया। यानी बच्चों की बुद्धि की जांच करने के लिए सर्वप्रथम किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, 1905 में बिने ने साइमन की मदद से 1905 में बिने ने साइमन की मदद से बच्चों की बुद्धि जांचने के लिए एक मानदंड बनाया। ठीक है, किसके मदद से, तो साइमन के मदद से। कब, तो 1905 में। ठीक है, ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण, बुद्धि की जांच पढ़ने वाले हैं। क्या है बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण यानी कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, देखिए ऐसे बोल दीजिएगा, किस, पहले तो आप ये बोलिएगा बुद्धि परीक्षण क्या है, ये बताइए आप लोग, बुद्धि परीक्षण क्या है। बुद्धि की जांच करना क्या है, बुद्धि परीक्षण है। इसको आप लोग बोल दीजिएगा ऐसे, किसी व्यक्ति की बुद्धि की जांच परख करना बुद्धि परीक्षण कहलाता है। किसी व्यक्ति के बुद्धि की जांच परख करना क्या है, बुद्धि परीक्षण कहलाता है। और बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांट दिया गया है, तो बुद्धि परीक्षण को यहाँ पे बताया गया है साफ साफ, बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांट दिया गया है, तो 2 भागों में। एक में व्यक्तिक बुद्धि और 2 में है सामूहिक बुद्धि। ठीक है, अब इसके अंदर वाचिक क्रिया है, क्रियात्मक, वाचिक, क्रियात्मक। ठीक है, यानी बात से भी। चलिए अब एक में क्या है, व्यक्तिक बुद्धि, एक में है व्यक्तिक बुद्धि। यानी बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार है। एक में व्यक्तिक बुद्धि, व्यक्तिक बुद्धि किसे कहते हैं, व्यक्तिक परीक्षण, व्यक्तिक परीक्षण, व्यक्तिक परीक्षण किसे कहते हैं, इसको आप लोग बोलिएगा, व्यक्तिक परीक्षण किसे कहते हैं, इसको आप लोग बोलिएगा, जब किसी एक व्यक्ति से प्रश्न पूछकर उसकी बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है उसे व्यक्तिक परीक्षण कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछकर उसके बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है उसे व्यक्तिक बुद्धि कहते हैं। और सामूहिक बुद्धि किसे कहते हैं, तो सामूहिक परीक्षण किसे कहते हैं, सॉरी बुद्धि आ रहा है इसमें, बुद्धि पढ़ रहे हैं लोग, बुद्धि आ रहा है। सामूहिक परीक्षण किसे कहते हैं, ऐसे बोलिएगा, जब व्यक्तियों की समूह में प्रश्न पूछकर उसके बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है उसे सामूहिक परीक्षण कहते हैं। एक में था व्यक्तिगत परीक्षण जिसमें उससे सवाल पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, और सामूहिक परीक्षण यानी समूह में प्रश्न पूछकर, ठीक है, पूछकर उसके बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है उसे सामूहिक परीक्षण कहते हैं। अब बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया, तो बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन गाल्टर ने किया। ठीक है, किसने किया, तो गाल्टर ने। अब हमारा क्या हेडिंग है, तो अब हमारा हेडिंग है बुद्धि संबंधी कुछ मुख्य प्रत्यय।
बुद्धि संबंधित कुछ मुख्य पड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं। क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है बुद्धि के अग्रलिखित मुख्य पड़ता है, यानी मुख्य पड़ता है जिसका वर्णन करना आवश्यक है। यह बुद्धि के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। जो बुद्धि लगती है क्या ज्ञान को बढ़ाता है। नीचे कुछ मुख्य पड़ता का वर्णन किया गया है। मानसिक आयु तथा बुद्धि लब्धि। मानसिक आयु तथा बुद्धि लब्धि, ठीक है। इसका ये इसमें जो पूछना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है और पूछना चाह रहा है, इसमें बताना चाह रहा है यानी बुद्धि लब्धि क्या होता है। बुद्धि लब्धि क्या होता है, मानसिक आयु तथा बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या होता है तथा इसके आधार पर कितने प्रकार होते हैं बुद्धि लब्धि के। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि वो क्या बोलते हैं, इसको बोल दीजिएगा। किसी व्यक्ति के मानसिक आयु और वास्तविक आयु की तुलना को बुद्धि लब्धि कहते हैं। किसी व्यक्ति के मानसिक आयु और वास्तविक आयु की तुलना को बुद्धि लब्धि कहते हैं। जिस उसका मानसिकता कितना तेज है और उसका क्या बोलते हैं वास्तविक आयु, उसका आयु कितना है, उसी की तुलना को क्या कहते हैं बुद्धि लब्धि। इसका सूत्र भी होता है। ठीक है, इसका सूत्र कहीं दिया होगा इसमें, बुद्धि लब्धि। यहाँ देखिए, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बुद्धि लब्धि का क्या है, सूत्र है। ठीक है, इसको IQ बराबर MA बटा CA भी बोला जाता है। ठीक है, इसको सिंपल में MA बटा CA। देखिए, हम लोग तो पढ़ लिए बुद्धि लब्धि क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति के मानसिक आयु और वास्तविक आयु की तुलना को बुद्धि लब्धि कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ने वाले बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण, यानी बुद्धि के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पे साफ तौर पर बताया गया है। वेसलर ने 10 से लेकर 60 वर्ष के व्यक्तियों की बुद्धि की जांच कर उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया है। ठीक है, यानी वेसलर के बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो वेसलर ने बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि को 7 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 7 भागों में बांटा है। वेसलर ने बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि को 7 भागों में बांटा है, जो कि एक में अत्यधिक परखर बुद्धि। बुद्धि लब्धि की सीमा कितना है इसकी, तो 128 से ज़्यादा है और 2.2 है इसकी जनसंख्या। और 2 में है परखर बुद्धि। परखर बुद्धि की बुद्धि लब्धि सीमा कितना है, 120 से 127। इसकी जनगणना 6.7 है। ठीक है, और 3 में है तीव्र सामान्य बुद्धि। औसत बुद्धि 4 में है। 5 में मंद सामान्य बुद्धि। 6 में सामान्य बुद्धि या निर्बल बुद्धि। और नहीं, 7 में है निर्बल बुद्धि। ठीक है, इसको हम समझा देते हैं अपने प्रकार से। ठीक है, तो 1 में है अत्यधिक प्रखर बुद्धि। तो इसको आप लोग बोल दीजिएगा, जिसकी बुद्धि लब्धि 128 से ज़्यादा हो, यानी जिसकी बुद्धि लब्धि 128 से ज़्यादा हो, उससे क्या कहते हैं, अत्यधिक प्रखर बुद्धि कहते हैं। यह कुल जनसंख्या का 2.2% है, यानी ये कुल जनसंख्या का 2.2% है। ठीक है, और 2 में है परखर बुद्धि। इसको आप लोग बोल दीजिएगा, जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से 127 हो। जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से 127 हो, उसे क्या कहते हैं, परखर बुद्धि कहते हैं। यह कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 6.7% है। यह कुल जनसंख्या का 6.7% है। और 3 में है तीव्र सामान्य बुद्धि। तीव्र सामान्य बुद्धि, इसको क्या बोलेंगे, जिसकी बुद्धि लब्धि 111 से 119 हो, उसे तीव्र सामान्य बुद्धि कहते हैं। यह कुल जनसंख्या में
की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 16.1% है। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इसके अगले क्लास में, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, ठीक है। और 4 में क्या है, तो 4 में है औसत बुद्धि। औसत बुद्धि इसको किस तरह बोलेंगे, जिसकी बुद्धि लब्धि जिसकी बुद्धि लब्धि 91 से 110 हो उसे औसत बुद्धि कहते हैं। और यह कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 50% है, ठीक है। और क्या है, 5 में है मंद सामान्य बुद्धि। 5 में है मंद सामान्य बुद्धि, इसको सामान्य मंद बुद्धि भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलिएगा जिसकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 हो उसे मंद सामान्य बुद्धि या सामान्य मंद बुद्धि कहते हैं, ठीक है। यह कुल जनसंख्या का 16.1% है, 16.1% है, ठीक है। और 6 में है सामान्य मंद बुद्धि। क्या है, सामान्य मंद बुद्धि, तो इसको नहीं, सामान्य मंद बुद्धि नहीं, ये है सीमांत बुद्धि। क्या है, सीमांत बुद्धि, सीमांत बुद्धि। तो इसको बोलिएगा जिसकी बुद्धि लब्धि 66 से 79 हो, जिसकी बुद्धि लब्धि 66 से 79 हो उसे सीमांत बुद्धि कहते हैं। यह कुल जनसंख्या का 6.7% है, यह कुल जनसंख्या का 6.7% है। और 7 में है निर्बल बुद्धि। 7 में क्या, निर्बल बुद्धि। इसको आप लोग बोलिए जिसकी बुद्धि लब्धि 65 से कम हो उसे निर्बल बुद्धि कहते हैं। यह कुल जनसंख्या का 2.2% है। इसको आप लोग पढ़ लिए, वेसलर ने बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि को 7 भागों में बांटा है, जिसमें 1 में था अत्यधिक प्रखर बुद्धि, और 2 में था प्रखर बुद्धि, 3 में था तीव्र सामान्य बुद्धि, 4 में था औसत बुद्धि, और 5 में बात था सामान्य मंद बुद्धि, और 6 में था सीमांत बुद्धि, और 7 में था निर्बल बुद्धि या दुर्बल बुद्धि बोलिए इसको, ठीक है। इतना हो गया, अब अगले यति पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, तो अगला टॉपिक है सृजनात्मकता। क्या है, सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। सृजनात्मकता का अर्थ इसको भी देखेंगे, तो पहले देख लेते हैं सृजनात्मकता क्या है। तो ये इसको आप लोग बोल लीजिएगा क्या, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति रोज कोई ना कोई नए गुणों का ग्रहण करता है उसे सृजनात्मकता एवं उसकी पहचान करते हैं। यानी सृजनात्मकता किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति रोज कोई ना कोई नए गुणों को ग्रहण करता है उसे सृजनात्मकता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सृजनात्मकता तो हम जान गए, यानी रोज कोई ना कोई गुणों को ग्रहण करता है। अब सृजनात्मकता की पहचान कैसे करेंगे, तो इसको बोलना होगा सृजनात्मकता के निम्नलिखित पहचान है। एक में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना, जो नए नए गुणों का ग्रहण रोज करेगा वो अच्छे से ही ना निर्णय लेगा, तो बोल दीजिएगा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना। और 2 में बोलिएगा सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। 3 में बोल दीजिएगा सुख दुख का अनुभव करना। 4 में बोल दीजिएगा लोगों के प्रति संवेदनशील होना। और बोल दीजिएगा 5 में मौलिक गुणों का बरकरार रखना, ठीक है। इस सबको आप लोग बोलना होगा। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा था सृजनात्मकता की पहचान, ठीक है। यहाँ पे था, नहीं देखे हम लोग, सृजनात्मकता की पहचान, ठीक है। अब हम लोग का हेडिंग है अभिक्षमता। और अभिक्षमता किसे कहते हैं, अभिक्षमता के प्रकार कितने होते हैं इसको हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। अभिक्षमता क्या है, अभिक्षमता यानी अभिक्षमता की परिभाषा दे, ठीक है। अभिक्षमता किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति रखने वाले ज्ञान की योग्यता को अभिक्षमता कहते हैं। यानी किसी भी चीज पर, यानी किसी भी चीज में ज्ञान क्या करते हैं, रखने वाले की योग्यता को अभिक्षमता कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति रखने वाले ज्ञान की योग्यता को अभिक्षमता कहते हैं। व्यक्तियों में अभिक्षमता 13 वर्ष की आयु में
अभिक्षमता का विकास शुरू हो जाता है। जब व्यक्ति 13 वर्ष का होता है तो उसमें अभिक्षमता की विकास हो जाता है, यानी सोचने, किसी के प्रति सोचने या ज्ञान रखने के प्रति उसको क्या होता है, बुद्धि हो जाता है। ठीक है, इसको सिंपली आप लोग बोल दीजिएगा, अभिक्षमता किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति रखने वाले ज्ञान की योग्यता को अभिक्षमता कहते हैं। और अभिक्षमता व्यक्तियों में 13 वर्ष की आयु में अभिक्षमता का विकास शुरू हो जाता है। कितने वर्ष के? 13 वर्ष के। और अभिक्षमता की आयु यहाँ पे लिखा गया है, तो साइरिन बर्ट के अनुसार 13 वर्ष की आयु में अभिक्षमता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती है। ड्यू का मत अधिक मान्य है कि 11 वर्ष की आयु में ही अभिक्षमता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी ड्यू का मत है कि 11 वर्ष में अभिक्षमता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन साइरिल बर्ट का कहना है 13 वर्ष की आयु में अभिक्षमता का रूप होता है। तो आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो 13 लगाइएगा। ठीक है, और अभिक्षमता के प्रकार कितने होते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभिक्षमता परीक्षण के प्रकार, अभिक्षमता परीक्षण के प्रकार एक में है, अभिक्षमता के तो 2 प्रकार होते हैं। एक में क्या है, सामान्य या विभेद अभिक्षमता परीक्षण, और 2 में है विशिष्ट अभिक्षमता। एक में है सामान्य अभिक्षमता और 2 में है विशिष्ट अभिक्षमता। तो सामान्य अभिक्षमता किसे कहते हैं, तो किसी, जैसे मैं बताया था अभिक्षमता किसे कहते हैं, उसी प्रकार से बोलना होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति रखने वाले साधारण ज्ञान को, यानी साधारण ज्ञान को सामान्य अभिक्षमता कहते हैं। जैसे में नेता हो गया, आम व्यक्ति हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, ये सब क्या है, सामान्य अभिक्षमता है इनके पास। ठीक है, और 2 में है क्या है, विशिष्ट अभिक्षमता, यानी ऊंचे स्तर पर सोचने वाले को। ठीक है, विशिष्ट अभिक्षमता। तो इसको आप लोग बोल दीजिएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति रखने वाले विशेष ज्ञान को विशिष्ट अभिक्षमता कहते हैं। जैसे में शिक्षक हो गए, वो बहुत ही विशेष ज्ञान क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे में डॉक्टर हो गए, डॉक्टर जो है बहुत ही विशेष प्रकार के ज्ञान, ठीक है, रखते हैं। वैज्ञानिक हो गए, इंजीनियर हो गए आदि, इन्हें अन्य लोग हो गए। विशिष्ट अभिक्षमता किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति रखने वाले विशेष ज्ञान को विशिष्ट अभिक्षमता कहते हैं। देखिए, अब हम लोग का हेडिंग है प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ, विशेषताएं एवं उनकी शिक्षा। जो प्रतिभाशाली बालक हैं, यानी तेज बालक हैं, उनका अर्थ बताइए, उनकी विशेषता बताइए, उनकी शिक्षा के बारे में बताइए। ठीक है, इसको आप लोग को सिंपल सा बोलना होगा। ठीक है, इसको आप लोग को सिंपल सा बोलना होगा, वैसे बालक जिनके मानसिक आयु, यानी जो सोचने की आयु है, वास्तविक आयु से अधिक होता है, उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। किस तरह बोलना होगा, वैसे बालक जिनके मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होता है, उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। और इनकी विशेषताएं भी बताना होगा। तो पूछेगा प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं बताएं, यानी प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं बताएं, तो आप लोग को क्या बताना है, तो एक में बोल दीजिएगा, ऐसे बालक क्या होते हैं, काफ़ी तेज होते हैं। ऐसे बालक सामाजिक कार्यों करने में आगे होते हैं। ऐसे बालक किसी भी कार्य को कर सकते हैं। ऐसे बालक काफ़ी तेज होते हैं, बोल चुके हैं। ऐसे बालक पढ़ाई लिखाई में तेज होते हैं। ऐसे बालक सुख दुख का अनुभव करते हैं, यानी उनमें सब गुण पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालक हैं, उनमें सभी प्रकार के गुण पाया जाता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। टर्मन तथा मेरिल 140 बुद्धि लब्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली माने हैं। जो टर्मन तथा मेरिल है, 140 बुद्धि लब्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली माने हैं।
लेकिन वहीं गोडार्ड 130 बुद्धि लब्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली माने हैं। ठीक है, इनका अलग अलग मत है, अलग अलग कहना है। यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं भी बता चुके हैं। ठीक है, जो निम्नलिखित है उनकी विशेषताएं काफ़ी तेज होते हैं, पढ़ने लिखने में सुख दुख का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग को बोलना होगा। अब क्या है टॉपिक, अब हेडिंग है मंद बुद्धि बालकों का अर्थ, विशेषताएं एवं शिक्षा। मंद बुद्धि बालकों का अर्थ बताएं, उनकी विशेषताएं बताएं और उनकी शिक्षा के बारे में बताएं। ठीक है, तो मंद बुद्धि बालक को उसी तरह से जिस तरह से आप लोग प्रतिभाशाली बालक के बारे में बताए थे। ठीक है, तो इसको बोलना होगा वैसे बालक जिसके मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होता है, यानी सोचने की क्षमता उसके वास्तविक आयु से कम होता है, उसे मंदबुद्धि बालक कहते हैं। यानी काफी भोथ हो उसे मंदबुद्धि बालक कहते हैं। ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि 70 या उससे भी कम होती है। ऐसी बालक की बुद्धि लब्धि 70 या उससे कम होती है। इसको कैसे बोलना है, वैसे बालक जिसके मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होता है उसे मंदबुद्धि बालक कहते हैं। चलिए इनकी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। मंदबुद्धि बालक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, बोलिएगा। ठीक है, एक में बोल दीजिएगा ऐसे बालक सामाजिक कार्यों से दूर रहते हैं, ऐसे बालक सुस्त होते हैं, ऐसे बालक किसी भी कार्यों को देरी से करते हैं, ऐसे बालक पढ़ाई लिखाई से दूर भागते हैं, और ऐसे बालक सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगले हेडिंग पे चलते हैं। देखिए मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा को देख लेते हैं, उनकी शिक्षा क्या होती है। ये ऐसे मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कम होती है, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है, इसलिए उन्हें कुछ सिखाना मुश्किल होता है। 50% से 75% बुद्धि लब्धि वाले बालक आसान विषयों को सीख लेते हैं। जो आसान विषय होता है, जो सब्जेक्ट आसान होता है, उसको 50% से 75% वाले व्यक्ति यानी बालक आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन 26% से 49% बुद्धि लब्धि वाले बालक मामूली पढ़ना लिखना सीख लेते हैं, लेकिन 26 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को कुछ भी सिखाना कठिन होता है। यानी 26 से जिसकी 26 बुद्धि लब्धि 26 से कम हो, उसको पढ़ाना लिखाना या कुछ सिखाना बहुत ही कठिन होता है। ऐसे बालक में मौखिक सीख की अपेक्षा क्रियात्मक सीख की क्षमता नहीं होती है। ऐसे बालक में मौखिक सीख की अपेक्षा क्रियात्मक सीख की क्षमता नहीं होती है। ऐसे बालक कुछ बोलकर सीख सकते हैं, लेकिन कोई काम करके यानी पढ़ लिख कर नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा क्लास खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जिसमें हम अगले क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर को लाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।